अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। हमारे मज़हब में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सिर्फ दुनिया की शर्म लिहाज में हमने खुद पर हराम कर रखा है, और हम ना सिर्फ खुद तंग होते हैं बल्कि अपने इर्द गिर्द वालों को भी मुश्किल का शिकार करते हैं। हमारे लिए आज दुनिया में माशरे के बनाए कवानीन अल्लाह के बनाए अहकामात से ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल मैंने अपने घर में देखी थी, जब मेरी बूढ़ी माँ एक रोज तबीयत खराब होने की वजह से जर्द चेहरा लिए सारा दिन पड़ी रही। मैंने देखा तो डर कर भाइयों को बुलाया। भाई भी अम्मा को देखकर फिक्रमंद हुए। बोले, अम्मा अचानक क्या हुआ? कितने रोज से इतनी कमजोर रहने लगी हैं। अम्मा खामोशी से नजर झुका गई। अब्बा घर पर ना थे। हम घबरा गए कि जाने अम्मा को क्या हुआ है। कुछ बोलती भी नहीं थी, हवास बाख्ता सी लग रही थी। बड़े भाई ने चेकअप करवाने का कहा तो अम्मा कमजोर सी आवाज में इनकार करने लगी। बोली, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। हालांकि अम्मा ठीक तो हरगिज नहीं लग रही थी। भाई जिद करने लगे। मैं बहन भाइयों में छोटी थी, अम्मा अब्बा के करीब थी। घबरा कर रोने लगी कि जाने अम्मा को क्या हो गया। तभी अम्मा घर पर आ गई। हमें घबराया हुआ देखा तो हैरत से अब्बा बोले कि तुम सबको क्या हुआ? भाई परेशानी से बोले कि अम्मा इतनी ढाल और सर्द लग रही हैं, डॉक्टर के पास लेकर जाने को भी तैयार नहीं है। खुद बताएं, हम परेशान ना हो तो क्या करें? अब्बा भाई की बातों पर हंसने लगे। हम हैरत से अब्बा को देख रहे थे। अम्मा की हालत खराब थी, अब्बा को हंसी आ रही थी। मगर अगले ही लम्हे अब्बा ने अम्मा की तबीयत खराब की वजह बताई तो हम बहन भाइयों को झटके से दो चार कर गई थी वो। अब्बा बोले, तुम्हारी अम्मा बिल्कुल ठीक है, वो माँ बनने वाली है, इसलिए इसे घबराओ नहीं। ये तो खुशी की बात है। मेरे शादीशुदा बच्चों वाले भाई इस खबर पर खजालत से बीवियों को देखने लगे। मेरी बहन फरा पैर पटकती कमरे से निकल गई। भाभियां बुड़बुड़ाने लगी। किसी ने खुशी नहीं मनाई बल्कि घर में अजीब परेशानी फैल गई। भाई बहनें कोशिशें करने लगे इस खबर को लोगों से कैसे छुपाएं। अम्मा अलग मुंह छुपाए रखती। अगर कोई खुश था तो अब्बा थे, और मैं तो समझ ही नहीं पाई थी कि क्या करूं, खुशी मनाऊं या परेशान हूं। अम्मा औलाद के रवैया पर ऐसे शर्मिंदा होने लगी जैसे मुजरिम हूं और जुर्म कर बैठी हूं। मैं अम्मा को तसल्ली देना चाहती थी, इन्हें खुश रखना चाहती थी, मगर जो हालात घर के थे मैं भी समझ नहीं पाती थी अम्मा को कैसे दिलासा दूं। तब एक रोज अचानक मेरी बहन फरा ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और चीखने लगी। अम्मा अब्बा की वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पूछने पर पता चला इसका मंगेतर हैरत से बार बार कॉलें कर रहा था। फरा रोते हुए बताने लगी कि इसका मंगेतर वकास जिद कर रहा है कि अपनी अम्मा से कहो कि ये झंझट खत्म करें, वरना मैं तो अपनी शादी पर शर्मिंदा हो जाऊंगा कि सास इस उम्र में बच्चा पैदा कर रही है। मेरे खानदान वाले सौ सवाल करेंगे। फरहा ने अम्मा का लिहाज भी नहीं किया, ना वो अब मुंह बंद रखने को तैयार थी। उसकी शादी करीब थी, वो अपनी शादी पर अपना तमाशा बनवाना नहीं चाहती थी। उसे तो ये भी डर था कि शायद रिश्ता ही ना टूट जाए, इसीलिए शर्म लिहाज रखे बिना बोल दी और बोलती चली गई। अम्मा फक चेहरा लिए फरहा को देख रही थी। अब्बा गुस्सा करने लगे कि इसमें क्या गुनाह हो गया, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। किस बात की शर्मिंदगी, तमाशा रचाया हुआ है। तुम्हारी तालीम ने तुम्हारे शर्मो लिहाज खत्म कर दी है। ऐसी तालीम से अच्छा था मैं तुम्हें पढ़ाता ही नहीं। अब्बा ने पहली बार गुस्से में फरहा को डांटा था, वरना वो हमेशा अब्बा की लाडली बेटी रही थी। भाई दोनों अपनी अपनी जगह अम्मा अब्बा का सामना करने से गुरेज बरतने लगे। वो भी नाराजगी का वाज़ेह इजहार कर रहे थे और मैं अपने कमरे में हॉस्टल वापस जाने की तैयारी करते हुए अम्मा का सफेद चेहरा याद करके रोने लगी। मेरा दिल दुखी होने लगा था। आखिर अम्मा अब्बा की गलती ही क्या थी? और फिर ये ड्रामा भी तो नया नहीं था। वो तो सब ये पहले ही झेल रहे थे। हमारा घराना बहुत बड़ा था, मगर खुशी इत्मीनान से बरसों से मफफूज था। जब से भाई भाभीियों ने जताना शुरू किया था कि हमारे अब्बा अम्मा इस उम्र को अलग कमरे में रहते हैं, वो हैरत से बोलती, हमारे सास ससुर दिन चढ़े तक कमरे में बंद रहते हैं। इतनी बेशर्मी तो हमने नई नई शादियों में भी नहीं दिखाई थी। ये अल्फाज मुझे शर्मिंदगी से गंग कर देते थे। भाई बीवियों को टोकने की बजाय शर्मिंदगी से नजरें चुराने लगते थे। हम 5 बहन भाई थे। बड़े दोनों भाइयों की शादियां हो चुकी थी। एक बहन भी शादीशुदा थी। मुझसे बड़ी बहन की मंगनी हुई थी और वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। मैं सबसे छोटी थी। मैंने एफएससी का इम्तिहान दिया और बीएससी के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। घर में बड़े भाइयों के छोटे छोटे बच्चे शोर मचाए रखते थे। कभी शादीशुदा बहन आ जाती तो उसका बेटा भी रोता रहता। मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। जिस कमरे में बहन और मैं होते, वहाँ भाभियां भी अपने एक दो बच्चों को सुला देती। मेरे घर का माहौल बहुत उलझा हुआ सा रहता था। अम्मा अब्बा अलग कमरे में रहते थे, जिसमें अक्सर भाभियां सरगोशियां करती जताती रहती थी। वो कहती, कभी बूढ़े को भी बुढ़ी को इस उम्र में भी इश्क का बुहार चढ़ा रहता है। कभी बोलती, औलाद जवान हो गई मगर इनको शर्म नहीं आती, कमरे में बंद रहते हैं। अब्बा 70 साल के सेहतमंद मर्द थे। अम्मा की उम्र 50 के करीब हो गई थी। वो भी जवान थी, मगर भाभियां उल्टी सीधी बातें करती। अब्बा पर बोलती, हमारे बूढ़े ससुर 70 का हिंसा पार कर गए हैं मगर अभी तक जवानी नहीं जा रही। इस किस्म के जाहिलाना जुमले सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आता था, जबकि मुझसे बड़ी बहन फरा खज्जल ज़दा सी होकर अम्मा से अक्सर लड़ पड़ती कि आप हमारे साथ सोया करें, अलग कमरे में अब्बा के साथ रहने की
भला क्या जरूरत है? अब आपकी ऐसी हरकतों की उम्र नहीं रही। अम्मा शर्मिंदगी से नजरें चुरा लेती। अब्बा का रोब इस उम्र में भी पूरे घर पर था, इसलिए किसी की हिम्मत ना होती कि अब्बा को ऐसी बात करते। अब्बा अपना असल बदलने को तैयार ही नहीं होते थे। घर में 100 तब्दीलियां आई, मगर अब्बा अम्मा का एक ही कमरा रहा। अब तक दस्तूर था ये कि अब्बा को तो खबर ही नहीं थी कि इनकी पीठ पीछे इनकी औलाद और इर्द गिर्द के लोग अम्मा को कैसी बातें सुनाते थे। शायद अम्मा भी हमारे अब्बा को ऐसी वैसी कोई बात नहीं करती थी। मैंने हमेशा अम्मा को कम गौर संजीदा ही देखा था। कम उम्री में ही वो ब्याह कर खुद से आधी उम्र बड़ी के मर्द की जिंदगी में शामिल हुई थी। हम बच्चों के लाड उठाए, हमें तवज्जो दी, प्यार दिया, बेहतरीन तरबियत की, मगर आज वही औलाद इनको सिखाने पर तुली थी कि कैसे रहना है। फरा तो बिना सोचे समझे बोलती थी और अम्मा सर झुकाकर मेरी बहन की नाराजगी भरी बातें सुनती रहती थी। मुझे ये बात बुरी लगती थी। मैं बहन को अक्सर टोक देती थी, जब घर पर अपनी मर्जी से जी रहा है, फिर अम्मा अब्बा पर पाबंदी क्यों थी कि वो साथ ना रहे। मेरी बहन मुझे टपट कर चुप करवा देती थी कि तुम्हें क्या खबर, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। अब्बा और अम्मा को उम्र तो देखो और काम देखो, अभी तुम्हारा कहीं रिश्ता नहीं हुआ। मुझसे पूछो वकास कितना मेरा मजाक उड़ाता है। मैं चुप हो जाती हूँ। बड़ी भाभी का मैका हमारे मोहल्ले में ही था। इनकी अम्मा अक्सर हमारे घर आती रहती थी और हर बार अम्मा को हंसते हंसते बातें सुनाने लगती। वो बेवा औरत थी, फिर भी बोलती, बहन इस उम्र में हम तो हया के मारे अपने मियाँ को देखते तक ना थे। बच्चों के अब्बा भी अब मेहमान खाने में रहते थे। मरहूम कहते थे अब हम औलाद दादा दादी बन चुके हैं, अच्छा नहीं लगता बड़े बड़े पोते पोतियों के सामने एक कमरे में यूं बंद हो। अल्लाह बख्शे, बहुत दुनियादार और शर्मो हया वाले मियाँ थे मेरे। भाभी ऐसी बातों पर अपने अब्बा की याद में आंखें भिगो लेती, मगर अंदाज में फख्र होता। वो लोग दूसरे अल्फाज में मेरे अब्बा को बेशरम बोलते थे। मुझे इन पर गुस्सा आता था। मेरा दिल चाहता पूछ लूं कि क्या अल्लाह ने कहा था इस उम्र में अलग हो जाना, मगर अम्मा चुप रहने का इशारा देती और खुद ये सब सुनकर भी चुपचाप मुस्कुरा देती थी। कुछ अम्मा का मिजाज भी ऐसा ही हलीम था। कुछ वो बीमार रहती थी, इसलिए भी ज्यादा किसी से भी कभी बहस मुबाहिसा नहीं करती थी। अम्मा को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। भाभी अपनी माँ को मना करने की बजाय इनके साथ मिल जाती, कभी मुंह छुपाकर हंसती तो कभी उल्टी सीधी बातें करने लगती थी। मैं ये रवैया बहुत महसूस करती थी। अम्मा भी ऐसी बातों पर उठकर कमरे में चली जाती। मेरी बहन फरा अम्मा से लड़ने लगती थी, बोलती कि अब आप क्यों लोगों की वजह से हमें बातें सुनाते हैं, हमें शर्मिंदगी का सामना होता है। वो चिड़चिड़े लहजे में बोलती, मुझे नहीं लगता कभी किसी बूढ़े माँ बाप को यूं अलग कमरे में रहते होंगे। 70 साल की उम्र हो चुकी है, मगर अब्बा को अभी तक जवानी चढ़ी हुई है। हम कुंवारी बेटियों का भी लिहाज नहीं किया, बातें सुनती हैं कैसी हम। अम्मा इसकी बातों पर शर्मिंदगी से कट कर रह जाती थी। मैं हैरत से बहन को देखती रह जाती थी। वो अपने अम्मा अब्बा पर इतने बेबाक तबसरे कैसे कर सकती थी। उसे अपनी इज्जत की परवाह थी, मगर अब्बा की अपनी दुनिया थी। भाई बहाने बहाने से अम्मा को कहते, फरा की शादी हो जाएगी तो हिरा अकेली रह जाएगी, अभी से इसके साथ कमरे में सोया करें ताकि इसे अकेलापन महसूस ना हो। वैसे भी लड़की का अकेले कमरे में रहना मुनासिब नहीं होता। इससे पहले कि अम्मा हाँ या ना बोलती, अब्बा बोल पड़ते, तुम्हारी माँ की तबीयत अच्छी नहीं रहती है, ब्लड प्रेशर की मरीजा है, कब हालत खराब हो जाए पता नहीं चलता। हिरा जवान और समझदार है, रह सकती है। मेरे भाई बल खाकर रह जाते, चाहे जमाना यहाँ का वहां हो जाए। अब्बा अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। इन्हें शायद औलाद की नागवारी या लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, या फिर वो वाकई बेखबर थे। मेरे बड़े भाई भी अक्सर कहते थे, इस बात पर नापसंदगी का इजहार कर देते। कभी तो बहाने से बोल देते कि अम्मा घर में मेहमान हो तो बराए मेहरबानी बेटियों के साथ सो जाया करें ताकि लोग आप पर उल्टी सीधी बातें ना करें। आपके ख्याल से ही बोलता हूँ, आप तो जानती ही हैं बोलने वाले की जुबान नहीं पकड़ी जा सकती, एहतियात ही कर ली जाए तो अच्छा है। अम्मा बेचारगी से औलाद की नाराजगी और शोहर की खुशी के दरमियान फंस जाती थी। मैं बड़े बहन भाइयों को कुछ नहीं बोल सकती थी, मगर मेरे दिमाग में अक्सर ये ख्याल आता था कि क्या जायज रिश्ता और निकाह बड़ी उम्र होने पर खत्म हो जाता है। एक बार अपनी परेशानी दोस्त को बताई तो वो भी हंसने लगी और मुझे छेड़ने लगी कि वाह, तुम्हारे माँ बाप भी तो अभी तक इतना प्यार है इनमें, माँ बाप का तो झगड़ा भी खत्म नहीं होता। अम्मी सारा दिन काम काज से इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हैं कि हमारे वालिद को सीधी तरह से जवाब तक नहीं देती। मेरी दोस्त ने यह बात सारी हमारी क्लास की दूसरी लड़कियों को बताई तो सब मजाक उड़ाने लगी, उल्टी सीधी बातें करती, कभी बेबाक तबसरे करती, बोलती कि हमारे माँ बाप तो जवान हैं, मगर तुम्हारे अब्बा तो इतने बूढ़े हैं, क्या वो अब भी अलग कमरे में रहते हैं। मैं दोस्तों के छेड़ने पर खामोश हो जाती थी। मुझे अपने अम्मा अब्बा गलत नहीं लगते थे, मुझे इन पर बोलने वाले बुरे लगते थे। न जाने लोग ऐसी बातें क्यों करते थे। घर में इस किस्म के हालात, बच्चों के शोर और हर तरफ की टेंशन की वजह से मेरी पढ़ाई बहुत ज्यादा असरअंदाज होने लगी थी। छोटे भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो भाभी के ससुराल वालों ने
नवासे की पैदाइश पर हमारे घर आए और 1-2 रात कैंप भी किया। भाभी की बहनें अम्मा अब्बा को अलग कमरे में सोता देखकर हम बहनों के सामने मजाक उड़ाने लगी। हंस के बोली, तुम्हारे अम्मा अब्बा भी अजीब है, घर मेहमानों से भरा पड़ा है, इतने पोते पोतियां हो चुके हैं, मगर वो दोनों अपनी अलग दुनिया बसाए बैठे हैं। वो हंसने लगी। हैरान होती मेरी बहन फरा इनके तबसरों पर सुर्ख चेहरा लिए बैठी रही। मैं जानती थी उसका गुस्सा बाद में अम्मा पर ही निकलने वाला था, क्योंकि उसे खुद भी ये सब सख्त जहर लगता था। मेरी भाभियां अपनी बहनों को टोकने हुए बोली कि इस घर का यही रिवाज है, इसलिए खामोश रहो, हर इंसान के रहने का तरीका अलग होता है। हमारे घरों में माँ बाप बेटे बेटियों का लिहाज किया करते हैं, मगर जरूरी नहीं हर कोई ऐसा करे। हमारे ससुर का अम्मा जी के बगैर गुजारा नहीं है। भाभी के टोकने के अंदाज में भी ऐसा था कुछ जैसे बेइज्जत कर रही हूँ। मुझे ऐसी बातों पर खूब जवाब आते थे, मगर मैं घर की सबसे छोटी बेटी थी, इसीलिए मजबूरी में लब सिए बैठी रह जाती। जानती थी भाभी को जवाब देने के नतीजे में भाई नाराज हो जाते। छोटे भाई के कानों में भी ऐसी बातें पड़ती रहीं। उनके ससुराल वाले गए अपना गुस्सा उतारने के लिए, वो मुझे डांटने लगे और बोले कि मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं रहती, घर की बातों में ही मगन रहती हो। अम्मा अब्बा को तो कोई होश ही नहीं, हमारी तरबियत करके ही अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, छोटी बेटी को आज़ाद छोड़ दिया है। भाई मुझसे बोले कि आइंदा सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिया करो और मेहमान आए तो इनके साथ घुसकर मत बैठ जाया करो। मैंने डरते डरते भाई से कहा कि अम्मा अब्बा का क्या कसूर है, इस घर के छोटे घर में मेहमानों की और बच्चों की वजह से जो शोर रहता है, इस वजह से कौन इंसान पढ़ाई कर सकता है। मेरी बात पर भाई एकदम सोच में मुब्तला हुए। फिर बोले कि मैं तुम्हारा किसी हॉस्टल में दाखिला करवा देता हूँ, अच्छा है तुम हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करो। मैं हैरान हुई कि अचानक से भाई के दिमाग में ये कैसा ख्याल आया। तब मैं नहीं जानती थी कि भाभी के घर वालों की उल्टी सीधी बातें सुनकर मेरा भाई शर्मिंदा हुआ था, और वो नहीं चाहता था कि मैं घर में रहकर इस किस्म की बातें सुनूं। मेरी बड़ी बहन फरा पहले ही मंगनीशुदा थी, उसकी जल्द शादी होने वाली थी, इसलिए भाई की तवज्जो मुझ पर रहती थी। मैं भी जवान हो चुकी थी। भाई ने अपना कहा पूरा किया और चंद दिनों में ही मेरा किसी हॉस्टल में दाखिला करवा दिया। अम्मा ने सुना तो हैरान रह गई। अम्मा ने परेशानी से कहा कि आजकल हालात ऐसे नहीं है कि जवान बेटियों को हॉस्टल में अकेला छोड़ा जाए। इस पर भाभी ने जताते हुए लहजे में तंज किया, बोली कि आजकल घर में भी तो ऐसे हालात नहीं, यहाँ तो जवान कुंवारी बेटियों को घर में बिठाकर अम्मा अब्बा कमरे में बंद हुए रहते हैं। बेहतर है कि लड़कियों की शादी कर दी जाए या फिर इन्हें पढ़ाने के लिए हॉस्टल में ही रखा जाए। भाभी बुड़बुड़ाती रही कि सारा दिन हंतो नंदों के लिहाज में शौहर के आने पर ही वक्त पर अपने कमरे में कदम नहीं रखती, मगर अम्मा अब्बा को यहाँ कोई फिक्र ही नहीं। अम्मा खामोश हो गई। अब्बा ने सुना तो मुझसे बोले कि ये भी ठीक है, वैसे भी घर में चक रहती है, बच्चे भी शोर मचाते रहते हैं, हॉस्टल में तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो जाया करेगी। अब्बा की बात पर मैं खामोश हो गई और भाई मुझे चंद दिनों के बाद घर से कुछ दूर हॉस्टल में छोड़ आए। मेरी परेशानी पर भाई ने मुझे इत्मीनान दिलाया कि बोले हॉस्टल घर के साथ ही तो है, हफ्ते के हफ्ते घर आ जाया करोगी, कोई परेशानी नहीं, मगर तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी मुतमईन हो गई। हॉस्टल में रहकर वाकई पढ़ाई अच्छे से हो रही थी, कोई शोर शराबा नहीं होता था। मैं अपने काम से काम रखती और सारा दिन पढ़ती रहती थी, मगर फिर भी दिमाग में कभी कभी अम्मा अब्बा का ख्याल आता तो मैं ना चाहते हुए भी परेशान हो जाती थी। पहले तो मैं फिर भी कभी कभी अपनी बहन फरा को गुस्सा करने पर रोक लिया करती थी, मगर अब मुझे यकीन था कि फरा आते जाते अम्मा के सर पर सवार रहती होगी। मुझे हर वक्त अम्मा से यही गिला रहता था कि वो माँ बनकर भी नहीं दिखाती, औलाद इनके सर पर नाचती रही। मगर अम्मा ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था। वो अपनी जिंदगी अब्बा के साथ अच्छी गुजार रही थी। वो दोनों कोई जुर्म नहीं करते थे, मगर घर वालों की बातों पर फरा तो खास तौर पर शोर मचाए रखती थी। पहले हफ्ते में असाइनमेंट की वजह से मैं घर नहीं जा पाई, मगर अगले हफ्ते घर पहुंची तो अम्मा की तबीयत गिरी गिरी सी महसूस होने लगी। मैं परेशान हो गई। अम्मा से पूछा तो वो टाल गई, बोली कि तुम बहुत दिन बाद आई हो इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, मगर मैं ठीक हूँ। अम्मा मुझे तसल्ली देती रहीं, लेकिन मुझे अम्मा ठीक नहीं लग रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई। अम्मा की रंगत में बिलाहट भी वाज़ेह थी। मैंने बहन से पूछा तो वो बेजारी से सर झटक कर बोली, अम्मा को भला क्या होना है, अब्बा है ना इनका ख्याल रखने के लिए, इन्हें हमारी क्या जरूरत, तुम ख्वामखा अम्मा की फिक्र में हलकान रहती हो। मुझे अपनी बहन से यही उम्मीद थी। मैं अफसोस से सारी लाती खामोश हो गई। घर में और भी कोई फर्द ऐसा ना था जो अम्मा की फिक्र अब्बा करते। भाभियां भी यही बोल रही थी, हमारा काम खाना पीना पानी करना के बराबर है, हम वो कर रही हैं, बाकी हमारे ससुर तो मजे में रहते हैं, दुनिया की खबर ही नहीं होती। मुझे यकीन था अब भी यही बोल दिया होता कि अब्बा खुद संभाल लेंगे। मैंने अब्बा से पूछा तो वो हंसकर बोले, परेशान मत हो हेरा, मैं तुम्हारी माँ का बहुत ख्याल रखता हूँ, घर वालों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं था कि अब्बा अम्मा का ख्याल रखते होंगे, लेकिन मैं अपनी परेशानी का क्या करती जो अम्मा को देखकर बढ़ती जा रही थी। मैं अम्मा के अंदर वाज़ेह तब्दीली महसूस कर रही थी, मगर घर में किसी को अम्मा की इतनी तवज्जो ही नहीं थी कि महसूस करते। मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि मेरे भाई और बहन अम्मा की तरफ से इतने लापरवाह हो चुके थे। भाभीियों को तो वैसे ही भी कोई फिक्र नहीं होती थी। ईशा की नमाज अदा करने के लिए मैं अपने कमरे में सोने के लिए लेटी तो अम्मा का ख्याल आ गया। अब्बा भी इस वक्त घर पर ना थे। मैंने सोचा कि अम्मा को एक नज़र देख आऊं। मुझे फिक्र सता रही थी, मगर
ये कमरे में गई तो वो जर्द चेहरा लिए पड़ी थी। मैं अम्मा को पुकारने लगी, वो नीम आंखों से मुझे देखने लगी। मेरी घबराहट बढ़ गई। मैं जल्दी से जाकर भाइयों को बुला लाई। फराह भी किचन में काम कर रही थी, भागती हुई आ गई। मेरे बुलाने पर सबने महसूस किया कि अम्मा की तबीयत तो बहुत खराब है। मेरे भाई बेफिक्रमंद हो गए थे। हमें लगा कि माँ का ब्लड प्रेशर लो हो चुका है। अम्मा की आवाज़ भी कमज़ोर सी हमें बार बार तसल्ली दे रही थी कि मैं ठीक हूँ, अस्पताल जाने को तैयार नहीं हुई। मगर मैं रोने लगी। इस वक्त अब्बा घर आ गए। अब्बा घर आए तो मैंने अब्बा को खबर दी, जो मेरे बहन भाइयों के सर पर धमाका साबित हुई। इस वक्त के बाद घर में खामोशी छाई रहती थी। मैंने अगले रोज़ हॉस्टल जाना था, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने भाई से कहा कि मैं चंद दिन अम्मा के पास रहना चाहती हूँ। वो गुस्से से बोले कि अम्मा की तो अब ऐसी ही हालत रहने वाली है, तुम क्या हर वक्त बस अम्मा के पास बैठी रहोगी? तो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मैं भाई के गुस्सा करने पर खामोश हो गई और हॉस्टल वापस चली गई। मगर पूरा हफ्ता मेरा बेचैनी में गुजरा। अगले ही हफ्ते में वापस घर आई तो फरा का मिजाज कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा हो रहा था। किचन में काम करती वो बर्तनों की उठा पटक कर रही थी। भाभी जब बोली, जब तक स्कूल में होती है सुकून रहता है, घर आते ही दिमाग खाली कर देती है। मैंने पूछने की कोशिश की तो वो मुझसे लड़ पड़ी। बोली, मुझसे कोई बात मत करो, पहले ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे लगा कि फरा को अब भी अम्मा वाली बात ही बुरी लग रही थी। मैं नहीं जान पाई थी कि वो किसी और परेशानी का शिकार हो रही थी। कभी वो मोबाइल लेकर घर के किसी कोने में छुप कर सरगोशी में बातें कर रही होती थी, तो कभी किचन में खड़ी बात कर रही होती थी। कभी ऐसा महसूस होता जैसे फरा अक्सर रो रही होती है। न जाने वो किस बात की परेशानी का शिकार थी। मैं पूछना चाहती थी, मगर मैं जानती थी कि मेरी बहन फरा को मेरे साथ इतनी दोस्ती कभी नहीं रखी थी कि वो मुझे सब बता देती। तो मैं मूडी सी लड़की थी। वो उसका दिल होता तो मुझे हर बात बता देती, दिल नहीं होता तो सवाल करने पर भी झाड़ देती थी। भाभीियों ने मुझे बताया कि मेरी बड़ी बहन भी फोन करके शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी कि उस उम्र में अम्मा अब्बा को क्या सोची। किसी ने भी अम्मा अब्बा को मुबारकबाद नहीं दी थी, बल्कि सब औलादें एक ही बात पर जोर दे रही थी कि ये सब अच्छा नहीं हुआ। वो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे कि इस उम्र में इनकी माँ बच्चे पैदा कर रही है। मेरी शादीशुदा बहन भी अपनी परेशानी में गुम थी कि अगर उनके ससुराल वालों को खबर हुई तो वो क्या मुंह दिखाएंगी। मेरा ख्याल था कि शायद फरा भी ऐसी ही किसी मुश्किल का शिकार थी। जिस रोज मुझे हॉस्टल वापस जाना था, इसी रोज फरा ने अचानक जोर जोर से रोने लगी, लड़ने झगड़ने लगी। इस घर में खड़ा हंगामा हो गया और रोते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन का सारा राज खोल दिया। मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक साबित हुआ था। फरा की भी यही परेशानी थी। इसका मंगेतर इसे दिन रात कॉले कर करके यही बात दोहरा रहा था कि अपनी शादी पर तमाशा बनने से डरता है। उसने अपने घर वालों से भी ये बात छुपा ली है, सब सुनेंगे तो क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। अब्बा फरा को डांटने लगे तो फरा दू बदू जवाब देने लगी। चीख कर बोली, अब्बा मेरी मंगनी टूट गई तो किसका कसूर होगा ये सब? आपको औलाद का सोचा चाहिए। ये उम्र बेटियों का ब्याह करने की है, आपको हमारी परवाह ही नहीं। मैं परेशानी से सर पकड़े बैठी थी। एक छोटी सी बात पर मेरा पूरा घराना अजीब तनाव का शिकार हो चुका था। मैं अम्मा की फिक्र करती कभी, मगर अब तो मुझे घर में रहने की इजाज़त ही नहीं मिलती थी। अपने ही घर में रहने के लिए अपने भाई की मिन्नतें करती जा रही थी, मगर वो सुनते ही नहीं थे। मैं चाहती थी कि मैं खुद अम्मा का ख्याल रखूं, क्योंकि अम्मा को तो बहुत तवज्जो और ख्याल की ज़रूरत थी। फरा तो जिस मुश्किल से गुजर रही थी, वो कभी अम्मा का देखभाल नहीं करती थी। मगर मेरे भाई का एक ही जवाब होता, तो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, घर के इन फजूल मसाइल से खुद को दूर रखो तो अच्छा है। मैं अपने भाई को ये बात कहते कहते रह जाती कि ये घर मेरा भी है, वो मेरे माँ बाप भी हैं। मेरी माँ अगर इन्हें कभी परवाह नहीं तो वो मुझे परवाह है। मगर वो जिद मैं नहीं कर सकती थी। पहले ही अम्मा अब्बा मुश्किल का शिकार थे। मैं जानती थी कोई जवाब देती तो इसका इल्ज़ाम भी अम्मा अब्बा पर ही जाता। वो दोनों जबकि लापरवाह हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहे। मेरी तरबियत अच्छे से नहीं की। मैं चुपचाप सामान बांध कर हॉस्टल चली आई। हॉस्टल के कमरे में छुप कर मैं कितनी देर अम्मा के लिए रोती रही। मेरा दिल कभी दुखी हो रहा था। इन दोनों अम्मा को खुश रहने की ज़रूरत थी, मगर मेरे भाई बहनें शोर मचाते रहे थे। मुझे लगता था कि वक्त गुजरने के साथ साथ भाई और बहनें भी इस मामले को भूल जाएंगे। मगर मैं हॉस्टल की अगली बार घर गई तो ये जानकर मुझे धचका लगा कि मेरे भाई अपने अलग घर ढूंढ रहे थे। भाभीियों ने इनका जीना हराम कर दिया था। बड़ी भाभी बोली, अपने बच्चे पालेंगे या इस उम्र में सास की खिदमत के साथ उसके बच्चों की देखभाल भी करेंगे, और हमारे बच्चों की तो इन बातों पर क्या असर होगा? फरा का मंगेतर भी कुछ सुनने को तैयार नहीं था और बिगड़ा हुआ रहने लगा। मैं हक्का बक्का रह गई। हमारे मुआशरे में शादीशुदा बच्चों की माँ का हामला होना इतना बड़ा जुर्म बन चुका था कि किसी ने ख्याल नहीं किया। अल्लाह ने इसमें कोई पाबंदी नहीं रखी थी। अगर अम्मा माँ बन रही थी तो इसमें अल्लाह की मर्जी शामिल थी, वरना मैंने कई जवान जोड़ों को औलाद के लिए तरसते हुए देखा था, और अम्मा की इस उम्र में भी औलाद हो रही थी। ये सब तो अल्लाह के हाथ में था, वो जब जिसे चाहे औलाद से नवाज दे। अब माँ बन रही थी तो इसमें नाजायज क्या था? मेरे भाइयों को शायद अलग होने का बहाना चाहिए था। घर से चले गए अम्मा बगैर जुर्म के शर्मिंदा होती रहती थी। अब्बा हर वक्त अम्मा को बोलते, खुश रहा करो, सबको नजरअंदाज कर दिया करो। फरा अपने मंगेतर की वजह से ऐसे भी चिड़चिड़ी रहती थी। मैं हॉस्टल से घर आ गई ताकि अम्मा का ख्याल रखूं।
और मेरी बहन पर भी काम का बोझ ज़्यादा ना हो। वो नौकरी करती थी, मैं घर का माहौल बेहतर करने की कोशिश करती रहती, मगर हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि घर की फिज़ा में तल्ख़ी घुल जाती। इन दिनों अम्मा कुछ बेहतर होने लगी थी। अब्बा ने बहाने से फ़रा की शादी की तारीख़ आगे कर दी। कुछ माह बाद हमारा प्यारा-सा भाई पैदा हुआ। मैं छोटे भाई को देखकर बहुत खुश हुई थी। वो सुर्ख़ो सफ़ेद सा गुड्डा था। बड़े भाई-बहन घर आ गए, मगर सरसरी सा मिलकर चले गए। बहन भी जाते-जाते टेंशन फैला गई कि अब जाकर अपने ससुराल वालों को वज़ाहत देना पड़ेगी। सब बातें सुनाएँगे, मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी। जब से दोस्तों ने मेरे माँ-बाप का मज़ाक उड़ाया था, मैंने दोस्ती करना छोड़ दी थी। अभी फ़रा का गुस्सा कम नहीं हुआ था कि उसके मंगेतर को अम्मा के यहाँ बेटा पैदा होने की खबर मिली। उसने मंगनी तोड़ दी। फ़रा से बोला, तुम्हारे माँ-बाप के रंग-ढंग मुझे पसंद नहीं। अजीब घराना है, बच्चों के भी बच्चे हो रहे हैं। माँ-बाप के भी बच्चे हो रहे हैं। फ़रा तज़हीक के मारे एहतजाज भी नहीं कर पा रही थी। अब्बा परेशान हुए। अम्मा एक रोज़ फ़रा के आगे हाथ जोड़ती रो पड़ी कि मेरी वज़ह से तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया, मेरी गलती थी। फ़रा अम्मा के सीने से लग गई, सिसकने लगी। बोली, अम्मा आपका कसूर नहीं है, गलत तो हम थे। मैं इस शख़्स के लिए आपको दुखी करती रही, जिसने एक ही झटके में 2 साल का रिश्ता ख़त्म कर दिया। एक आप हैं, मेरी इस बदज़ुबानी पर भी सुनने से इसे लगा रही हैं। अम्मा इससे प्यार करने लगी। मैंने शुक्र किया फ़रा को अकल आ गई थी। मैं सारा दिन छोटे भाई को उठाए रखती थी। अब्बा खुश थे। बोलते हमारे बड़े बुढ़ापे का यही सहारा बनेगा। बड़े बेटे तो बेवफ़ा निकले। माँ-बाप को नाकर्दा जुर्म की सज़ा देकर चले गए। अब्बा को भाइयों का घर छोड़कर जाना दुखी करता था। अब्बा के तवस्सुत से फ़रा का एक और जगह रिश्ता हो गया। उसके ससुराल वाले बहुत सुलझे हुए लोग थे। चंद माह में अब्बा ने फ़रा की शादी कर दी। बड़े भाई-बहन सब जब घर आते थे, छोटे भाई को देखते थे, मगर उसे प्यार करने की ज़हमत नहीं करते थे। और मैं इनकी अना को देखकर सोचती रह जाती थी कि आखिर क्यों हमारे लिए दुनिया में असूल ज़रूरी हैं। अल्लाह के असूल हमने भुला दिए हैं। क्यों? क्या अम्मा-अब्बा की नज़र में अब भी आपकी नज़र में वो गलत है या नहीं?